बचपन से ही जिस बच्चे के मन में यह लालसा हो, वह प्रार्थना हमेशा यही करता हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और एक लेखक बनूं। माँ की जिस एक पिटाई ने उसकी लेखनी को सुधार दिया और उसके बाद एक सामान्य परिवार से फिरोज़ाबाद, जिसे आज हम कांच का शहर कहते हैं, पुराना आगरा का वह शहर, वह क्षेत्र, वहाँ के एक छोटे से गांव लतीफ़पुर गांव से, एक छोटे से पृष्ठभूमि से, साधारण पृष्ठभूमि से निकला एक बालक आज बिहार राज्य पुलिस में वरिष्ठ सेवा पर आज पदासीन है और अपनी निर्णायक भूमिका के लिए, अपने निर्णय क्षमता के लिए वह यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर पटना एम्स भी रहे और आईजीएस जो है ये कमज़ोर वर्ग, उसमें भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया और तमाम ज़िलों में बिहार के जो उन्होंने बतौर एसपी, बतौर आईजी रहते हुए सेवाएं दी, लंबी सेवा दी, एक थिंकर के तौर पर, एक फ़िलासफ़र के तौर पर, और हर तरीके से अपने वैचारिक जो है एक बदलाव के लिए हमेशा वो हर तरीके से समाज को कुछ न कुछ देने की सोचते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ बताते हैं। और अगर हम आज के सोशल वेबसाइट के दौर की बात करें तो वो कुछ उनके जो मोटिवेशनल स्पीच हैं वह आज के आईपीएस से आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे ख्वाब देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर धरती पर कोई अगर स्वर्ग है तो यह आईपीएस आईएएस सेवा, यह हर एक अभिभावक सोचता है कि मेरा बच्चा, मेरी बिटिया आईएएस बने, आईपीएस बने। तो आज हम तरुण मित्र मीडिया पोर्टल राजधानी लखनऊ की टीम यहाँ पर मौजूद है पटेल भवन में, पुलिस हेडक्वार्टर बिहार में, और हम बात करेंगे उन्हीं अधिकारी से, सीनियर आईपीएस अफसर अनिल प्रकाश यादव जी से, जिनका मूल यूपी के आगरा से है और इस समय वह यहाँ पर वरिष्ठ जो है आईपीएस अफसर के पद पर पदासीन हैं और पुलिस ट्रेनिंग मुख्यालय को हेड कर रहे हैं बतौर एडीजी। आइए हम बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने तरुण मित्र मीडिया पोर्टल को, जो कि लखनऊ से हमारी टीम आई है, उसको आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। दूसरे सर, शुरुआत हम ये करेंगे कि किस तरीके से जो बदलाव आपने देखा, आप 1996 बैच के आईपीएस अफसर रहे, सेकेंड अटेम्प्ट में आपने आईपीएस को क्लियर किया, वह बदलाव जो बीते 2 दशकों में आप आज क्या देख रहे हैं? बदलाव, जैसे पुलिस विभाग में मैं हूँ तो मैं पुलिस विभाग के बारे में बात करूँगा। तो जब हम लोगों ने सेवा ज्वाइन की थी तब संसाधनों का अभाव था, इतने संसाधन नहीं थे, चाहे संख्या बल के मामले में अधिकारियों की संख्या और कर्मियों की संख्या, या फिर और संसाधन, वाहन, हथियार और दूसरी चीज़ें। तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इस बीच में जाहिर है कि आबादी भी बढ़ी है तो क्राइम भी पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ा है। साथ में टेक्नोलॉजी का योगदान अब इस बीच में बहुत बढ़ा है। हम लोग अपराध उद्भेदन में, यानी क्राइम को डिटेक्ट करने में टेक्नोलॉजी का भारी अब प्रयोग पहले की तुलना में होने लगा है ज़्यादा। सर, एक बात हमेशा उठती है मंच पर, आज जो आपने बताया कि आबादी बढ़ गई है, क्राइम का नेचर बदल गया है और सिस्टम को सिंक्रोनाइज़ किया जा रहा है, पुलिस सिस्टम को भी सरकार से, तमाम संगठन से, हर तरीके से उसको जो है मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक साइबर क्राइम का जो एक नेचर है वह पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होती जा रही है। और एक बार बार जो उठता है हर मंच पर देखा जाए तो स्मार्ट पुलिसिंग, तो स्मार्ट पुलिसिंग आपके दृष्टिकोण में क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग, जो जैसा मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग उद्भेदन में, फोरेंसिक साइंस की जो फैसिलिटी हैं, जो फोरेंसिक साइंस में विकास हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, और ये जो अपराध का जो नया जो क्षेत्र खुला है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ, साइबर क्राइम, उसको उद्भेदन करने की हमारी सलाहियत, तो ये सारी चीज़ें जब हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो उसे आप स्मार्ट पुलिसिंग कह सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जोर देना होता है और ध्यान देना होता है और प्रशिक्षण कार्य में इन चीज़ों को शामिल करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिफ्रेशर कोर्स भी कराना हमारे लिए एक चुनौती विभाग के लिए रहेगी और है, और हम लोग इस पे काम करना हो। एक सर मुद्दा और उठता है कि अगर हम बात करें कि बड़े राज्यों में, अगर जिस तरह से आपने कहा आबादी की बात की, आबादी बढ़ गई है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो बड़े बड़े शहरों में जो शहर अब महानगर हो गए हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और तमाम, तो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हो गई। आप बिहार राज्य में हैं, एडीजी पोस्ट पर हैं, काफ़ी बड़े सीनियर, आपने 25 साल का समय जो है इस सेवा में दी, अभी लगातार आप दे रहे हैं और बहुत ही एक्टिव मोड में आप काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस तरीके की पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने से क्या सहूलियतें या क्या सहायतें या क्या स्ट्रेंथन, क्या पुलिस को क्या मिल जाता है?
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम देश में पहले तो बहुत कम जगहों में पे ही था, लेकिन बाद में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में इस चीज़ को अपनाया गया है। तो इसकी तो स्टडीज़ बताती हैं कि इससे फ़ायदे हैं और पुलिस की एफिशिएंसी और डिलीवरी बेहतर होती है। लेकिन ये इस पे मेरे स्तर से कोई टिप्पणी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये बिहार राज्य में ये जो भी निर्णय लेना है सरकार के शीर्षतम स्तरों पर लिया जाना है। तो कब लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जा रहा, इस बिंदु पर मेरे स्तर से कोई टिप्पणी उचित नहीं होगी। एक सर, पुलिस से अगर हम बहुत बीते 2 दशक की बात करें तो हम लोग क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं, नीचे से लेवल से लेके सीनियर आईपीएस अफसर तक बात करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। कहीं ना कहीं जो आपके जो एक दरोगा, कोतवाल या सीईओ या डिप्टी एसपी तमाम त्यौहार पड़ते हैं, तमाम चीज़ें पड़ती हैं, छुट्टी को लेकर बात होती है कि साप्ताहिक छुट्टी की ऐसी कोई व्यवस्था क्या पुलिस में भी हो सकता है? क्या ऐसी कोई संभावना, पॉसिबिलिटीज़, क्या उनको भी एक तरीके से परिवार के साथ रहने के लिए या उस डिस्ट्रेस से या उससे निकलने का एक क्या सोर्स पे आपका दृष्टिकोण? देखिए, हमारे देश में पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करती है। काम के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, राउंड द क्लॉक हमें ड्यूटी पे माना जाता है और प्रैक्टिकली वो होता भी वही है, कभी भी बुलाया जाए, बहुत कम समय। इसलिए ये भी अध्ययन कुछ बताते हैं कि यहाँ हमारी मोर्टेलिटी, सेवा में रहते हुए लोगों की मृत्यु की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है दूसरे विभागों की तुलना में। ऐसे भी कुछ स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं। तो इसमें ये तो टारगेट मुझे लगता है कि रहता ही है, जहाँ हमारे व्यवस्था में जो सक्षम प्राधिकार हैं जो निर्णय लेने, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहालियाँ निकाली जा रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला टेकअप किया हुआ है, तो जिसकी वजह से जो अनुपात है जनसंख्या का, आबादी का, उसके साथ में उसकी तुलना में कितने पुलिस बल होना चाहिए, तो इसको भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और उस पर काम भी किया जा रहा है। तो उम्मीद की जाती है कि समय के साथ स्थिति में सुधार होगा। सर के साथ एक बहुत ही एक अजीब चीज़ें हैं कि हम लोग कहते हैं कि इंटरनेट की दुनिया है, सोशल वेबसाइट की दुनिया है, एक चुटकी में सारा ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान आपके मोबाइल पर होता है, आपके कीपैड पर होता है, आपके कंप्यूटर पर होता है। लेकिन वो हमेशा कहते हैं बुक्स आर ऑलवेज फ्रेंड ऑफ माइन, हमेशा मतलब किताबें सच्चे मित्र होते हैं। और किताबों से इनका ऐसा लगाव रहा कि एक समय ऐसा आया कि जब बचपन में किताबें इनके आसपास जो थी वो एक तरीके से, अगर हम एक आम भाषा में कहें, उसको चट कर जाते थे, उसको एकदम पूरा पढ़ जाते थे। तो उनके घर वालों को भी लगा कि नहीं, क्या बात है, क्या नहीं, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। तो किताबें से सर का लगाव इनके खुद के घर में और अपने ऑफिस में भी इन्होंने एक तरीके से छोटी सी लाइब्रेरी अपने बना रखी है। तो किताबी, आजकल के जो बच्चे जो किताबों से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं केवल मोबाइल और कीपैड पे उनकी उंगलियां चल रही हैं, उनका एक वैचारिक खोज, जो उनकी एक थिंकिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। ये ऐसे तमाम दावे मेडिकल स्टेज पर साइकोलॉजिस्ट ने भी कह रखे हैं और तमाम जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी तमाम इन तरीक़ों को जो है थेरेपी को बताया है। तो ऐसे में सर इस मुद्दे पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, किताबें पूरी मानव सभ्यता की थाती होती हैं। हमसे पहले या हमारी अपने इस समय में समकालीन या फिर हमसे पहले जो भी ज्ञान संचित किया गया है विभिन्न रूप में, तो जब से लेखन की कला का विकास हो गया अलग अलग क्षेत्रों में, समाज में, सभ्यता में, मानव सभ्यता में, तो किताबें उन सब का एक संकलन होती हैं। तो किताबें तो किसी भी व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है और सीखना चाहता है, जानना चाहता है या अपने अंदर किसी प्रकार का सुधार करना चाहता है, तो किताबें हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए बेस्ट फ्रेंड हो ही सकती हैं। इसमें कोई भी किसी के लिए भी ये सार्वभौमिक सत्य है। तो किताबें पढ़ने पर अभी जो आपने कहा कि आजकल बच्चे हैं या नई पीढ़ी है, तो स्मार्टफोन और जो इसका इंटरनेट का है, तो इंटरनेट का उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन इन्फॉर्मेशन का किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ में ही उसका दूसरा नेगेटिव पार्ट ये है कि इतना अंबार है इन्फॉर्मेशन का, उस इन्फॉर्मेशन में डिसइन्फॉर्मेशन भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जानबूझकर फैलाई गई भ्रांतियाँ और अफवाह भी हैं जो आपको शिकार बना लेते हैं अपने प्रोपेगेंडा का। तो बहुत विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। और किताबें जब आप पब्लिश करते हैं और जो हार्ड कॉपी में है, तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ रहती हैं, कानूनन जिम्मेवारियाँ रहती हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट है या फिर लिखा हुआ शब्द है प्रॉपर, तो वहाँ आपके ख़िलाफ़ अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया है लेखक ने या पब्लिशर ने, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
तो जो हार्ड कॉपी हैं किताबों की, उनके मामले में काफ़ी हद तक वो छटनी हो जाती हैं वो चीज़ें। जो इंटरनेट पे उपलब्ध है तो वो तो फ्री फॉर ऑल है, तो उसमें इतना उसकी रेगुलराइजेशन नहीं हो पाता है, रेगुलराइज नहीं कर पाते। उस पर जो कानूनी प्रावधानों का ठीक से उस पर उतना मुस्तैदी से कर पाना संभव नहीं होता। तो किताबों में कुछ अच्छी किताबें अपनी अपनी पसंद से, अपनी पसंद के फील्ड जो भी जिन लोगों के हैं, उन पर फोकस करना ही चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब किताबों का पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट इंटरनेट हो चुका है। तो ये से थे एडीजी जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे अनिल किशोर यादव जी, सीनियर आईपीएस अफसर बिहार पुलिस सेवा, पटेल भवन से, पटेल हेडक्वार्टर से। तरुण मित्र